brought to you by Bank of India. पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए हमास को एक दिलचस्प ऑफर दिया है। कहा है कि बंधकों की रिहाई के बदले याह्या सिनवार को सेफ एग्जिट दिया जा सकता है। इजरायली सरकार के दूत गर्ल हर्स ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में खुलासा किया। हर्स को सरकार ने बंधकों की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि सिनवार अपने साथ अपने करीबी लोगों को भी ले जा सकता है। ये ऑफर हमास को बताया जा चुका है, हालांकि उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। याह्या सिनवार अगस्त 2024 से हमास का पॉलिटिकल लीडर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी गाजा पट्टी में ही छिपा है। इजराइल ने उसको मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में रखा है। दरअसल पॉलिटिकल लीडर बनने से पहले सिनवार गाजा पट्टी में हमास के मुखिया की हैसियत से काम कर रहा था। आरोप है कि उसने और मोहम्मद दिएफ ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसी हमले में 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल ने हमले का बदला लेने और बंधकों को छुड़वाने के लिए जंग शुरू की। चेतावनी दी कि साजिशकर्ताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमास के नेताओं को टारगेट किया जाने लगा। जनवरी 2024 में लेबनान की राजधानी बेरूत में सालेह अल अरूरी की हत्या की गई। अरूरी हमास का डिप्टी लीडर था। वो हमास और हिजबुल्लाह के बीच पुल का काम कर रहा था। उसकी हत्या के आरोप इजराइल पर लगा, मगर इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली। फिर आया जुलाई का महीना। 13 जुलाई को इजराइल ने मोहम्मद दिएफ को मारने का दावा किया। दिएफ हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का मुखिया था। 2 हफ्ते बाद इजराइल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी की, लेकिन इस बार हमास ने चुप्पी सांध ली। इस बीच हमास को एक और झटका लगा। हमास का पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया ईरान पहुंचा, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने। हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था, वहां 30-31 जुलाई के दरमियानी रात हमला हुआ। इसमें हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इस हमले का आरोप भी इजराइल पर लगा, लेकिन इजराइल ने ना तो नकारा और ना ही स्वीकारा। फिर अगस्त में हमास ने हानिया की कुर्सी सिनवार को दे दी। सिनवार हमास का सर्वेसर्वा बन गया। इस तरह बंधकों का भविष्य उसके साथ नत्थी हो गया। ऐसे में इजराइल के सामने दुविधा पैदा हुई। उसको उस शख्स के साथ डील करना पड़ रहा है जो इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का संदिग्ध है, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है। एक तरफ संस्थागत मजबूरियां हैं, दूसरी तरफ इजराइल सरकार पर संघर्ष विराम का दबाव बढ़ रहा है। 31 अगस्त को इजरायली सैनिकों ने 6 बंधकों की डेड बॉडी बरामद की थी, जिसके बाद लाखों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से इजराइल अपने मोस्ट वांटेड को सेफ एग्जिट देने के लिए तैयार हुआ। हालांकि हमास इस शर्त को मान लेगा, इस पर भी संशय है। याह्या सिनवार की कहानी हमने विस्तार से दुनियादारी के एक एपिसोड में बताई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। अब दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो इराक से आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इराक पहुंच चुके हैं। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। वो 13 सितंबर तक इराक में रहेंगे। यूं तो इराक ईरान का निकटतम पड़ोसी है, मगर पिछले कुछ दशकों में उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच जंग हो चुकी है। इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला था, मगर इसने शिया मुस्लिमों को सद्दाम के निशाने पर ला दिया। इराक की लगभग 60% आबादी शिया है। ईरान भी शिया बहुल देश है, जबकि सद्दाम सुन्नी था। उसने अपने समय में ईरान को दूर रखने की कोशिश की। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम को कुर्सी से उतारा। 2006 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया। सद्दाम के बाद इराक में ईरान का वर्चस्व बढ़ा। उसने इराक के शिया गुटों को अपना समर्थन दिया। बाद में वे गुट सत्ता में भी आए। इससे इराक ईरान संबंध बेहतर हुए। इराक ईरान के लिए अहम क्यों है? 3 वजहों से। नंबर 1, पिछले कुछ वर्षों में ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। 2018 में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील छोड़ी, तब प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना उसके लिए मुश्किल होने लगा। तब इराक ने बाजार मुहैया कराया। 2023 में दोनों देशों के बीच 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इसके अलावा ईरान गैस भी मुहैया कराता है, जिसका इस्तेमाल इराक पावर प्लांट्स चलाने में करता है। नंबर 2, इराक की पश्चिमी सीमा सीरिया से मिलती है और सीरिया की लेबनान से। सीरिया में बशर अल असद का शासन है, उसको ईरान का समर्थन है। ईरान समर्थित गुटों ने असद की सरकार बचाने में मदद की थी। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसको ईरान का प्रॉक्सी गुट माना जाता है। इजराइल हमास जंग को या मिडिल ईस्ट का कोई दूसरा विवाद हो, ईरान के हित में ये काम करता रहता है। हिजबुल्लाह लेबनान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। ये ताकत उसको ईरान से मिलती है। ईरान के हथियार इराक और सीरिया से होकर हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं, इसलिए भी इराक की अहमियत बढ़ जाती है।
और तीसरी वजह बफर जोन। 2013 में सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ISIS का उभार हुआ। IS इस्लाम की सुन्नी विचारधारा का समर्थन करता है। इसके बरक्स ईरान शिया बहुल देश है। ईरान को IS से खतरा महसूस हुआ। उसने अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव किया। उन्होंने IS को ईरान तक पहुंचाने से रोकने में मदद की। इसके अलावा ईरान के विद्रोही गुटों को रोकने में भी इराक का साथ देता है। वो तमाम दोस्तियों के बीच ईरान के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इराक ने अमेरिका के साथ भी करीबी संबंध बनाकर रखे हैं, जबकि ईरान की अमेरिका से दांत कटी दुश्मनी चलती है। इराक में अमेरिका की फौज 2003 से मौजूद है। 2011 में वो बाहर निकल गए थे, मगर 2014 में इस्लामिक स्टेट ISIS से लड़ने के लिए वो वापस लौटे। IS का खतरा तो कम हो गया, मगर अभी भी अमेरिका के 2500 सैनिक इराक में है। उनका एक मकसद ईरान के प्रभाव को कम करना भी है। इसी इरादे से उसने 2020 में बगदाद में कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की। वो इराक में ईरान समर्थित गुटों के साथ बातचीत करने पहुंचे थे। सुलेमानी उस वक्त ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। अब समझते हैं कि पेज़ेश्कियान का यह दौरा कितना खास है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 15 समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें व्यापार और सुरक्षा जैसे विषय भी हैं। 11 सितंबर को अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो रूस को मिसाइल बेच रहा है। इसके आधार पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी। ऐसे में इराक के साथ ट्रेड डील उसको कुछ राहत दे सकती है। इराक ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले नंबर पर चीन है। चीन ज़्यादातर तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, जबकि इराक हर तरह का सामान खरीदता है। वो ईरान को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का रास्ता भी देता है। एक और चीज़, ईरान चाहता है कि अमेरिकी सैनिक जल्द से जल्द इराक छोड़ दे। पेज़ेश्कियान इराक को अमेरिका पर दबाव डालने के लिए मना सकते हैं। इन सब के अलावा विद्रोही गुटों को कंट्रोल करने को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया ने फौज के कुछ सीनियर कमांडर्स से मेडल छीनने का ऐलान किया है। इन कमांडर्स की यूनिट पर अफगानिस्तान वॉर के दौरान 39 कैदियों और आम नागरिकों की गैरकानूनी हत्या का आरोप है। मेडल वापस लेने का फैसला ब्रेटन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। ये रिपोर्ट 4 बरस की पड़ताल के बाद 2020 में रिलीज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि फौज के टॉप अधिकारियों को वॉर क्राइम्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन यूनिट के कमांडर्स की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस रिपोर्ट के लिए ब्रिटेन ने हजारों दस्तावेज खंगाले, 400 से अधिक गवाहों से बात करी। ब्रिटेन ने कुल 19 सैनिकों के खिलाफ जांच बिठाने की मांग की। इसके अलावा 143 सुझाव भी दिए गए थे। हालांकि सरकार ने प्राइवेसी एक्ट का हवाला देकर डिटेल्स पब्लिक को देने से मना कर दिया। 12 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने संसद में कहा कि हमारे मुल्क के इतिहास में वॉर क्राइम के सबसे गंभीर आरोप हैं। The allegations, which are the subject of the Brereton report, are arguably the most serious allegations of Australian war crimes in our history. The world that Australia is a country which holds itself accountable. Any prosecutions of Australian war crimes will happen inside Australia by Australian courts. In the history of human conflict, it is worth noting that this accountability is very unusual. Major General Brereton has led a process which has global significance, and this accountability. मार्लेस ने यह भी कहा कि अभी जांच चल रही है, आगे मुकदमा चलाने पर विचार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक 2001 से 2021 के बीच लगभग 26,000 सैनिकों ने अफगानिस्तान में सेवा दी। वे अमेरिका के नेतृत्व में वॉर ऑन टेरर के तहत लड़ने गए थे।